महाराज, आप? विराट, क्षमा चाहता हूं महाराज, मैंने आपको पहचाना नहीं। किंतु आप इस तरह भेष बदलकर कहां से आ रहे हैं महाराज? विराट, राज्य में अशांति और आशंका के बादल छाए हुए हैं। ऐसे में हमारे लिए अपने राजमहल में चैन की नींद सोना असंभव है। किंतु तुम इतनी रात गए अपना भेष बदले हुए कहां घूम रहे हो? मैंने तो सच्चाई तक पहुंचने के लिए महाराज अपना भेष बदला है। हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि राजधानी का रुदन केवल रात के अंधकार में ही सुनाई देता है। मैंने राज्य का हाहाकार सुनने के लिए अपना भेष बदला है महाराज। शाबाश! अब हमें पूरा विश्वास हो गया कि तुम्हें नगर प्रमुख नियुक्त करके हमने कोई गलती नहीं की। किंतु महाराज, इतनी रात गए अकेले आपका बाहर निकलना ठीक नहीं। अकेले तो हम थे विराट, किंतु अब हम अकेले नहीं हैं। महाराज, कहीं आपका कोई पीछा तो नहीं कर रहा? हमारा पीछा? कहीं वो तुम्हारा पीछा तो नहीं कर रहा था? महाराज, अब निश्चिंत होकर राजमहल चलिए। जिस किसी ने भी हमारी बातें सुनने का दुस्साहस किया है, मैं उसका पता लगा कर आऊंगा। आप राजमहल चलिए महाराज, चलिए। मैं कहता हूं रुक जाओ। रुक जाओ। रुक जाओ। जीवित रहना चाहते हो तो रुक जाओ। ये तो नगर प्रमुख विराट की आवाज है। किसका पीछा कर रहे थे तुम? किसका पीछा कर रहे थे तुम? बोलो, किसका पीछा कर रहे थे? बताता हूँ, मैं महाराज का पीछा कर रहा था। महाराज का पीछा? राजनर्तकी के घर से मैं महाराज का पीछा कर रहा था। झूठ बोल रहे हो तुम। मैं सच कह रहा हूँ नगर प्रमुख। सैनिक, सैनिक, गुप्तचर, 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 बताओ। मैं तुम्हें मानने नहीं दूंगा सैनिक, बताओ मुझे। पहले मुझे बताओ कि किसके आदेश पर तुमने महाराज का पीछा किया था। बताओ मुझे, बताओ। हाँ बताओ, बताओ। हाँ 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 हाँ। सैनिक, ये कटार मुझे तुम्हारे कातिल तक ले जाएगी। ये कटार मुझे तुम्हारे कातिल तक ले जाएगी सैनिक। मुझे तुरंत सेनापति काल भैरव के पास जाना होगा। वो ये बात सुन के कितने प्रसन्न होंगे कि महाराज आज भी राज नर्तकी से मिलने जाते हैं। इतनी रात गए किसी के घर का दरवाजा खटखटाने का, ये क्या तरीका है? हेलो। ओह, सेनापति काल भैरव।
इस राज्य में कोई ऐसा द्वार नहीं है जो काल भैरव के लिए बंद हो सके। चल। छोड़ो मुझे। काल भैरव, तुम शायद ये भूल रहे हो, ये राज दरबार नहीं, राज्य की भूतपूर्व नर्तकी का घर है। और तुम भी शायद ये भूल रही हो चंद्रबाला, एक दिन मैंने तुम्हें राज दरबार से धक्के देकर निकलवाया था। उस अपमान को मैं कैसे भूल सकती हूँ काल भैरव? उसका बदला तो मैं तुमसे एक ना एक दिन जरूर लूंगी। लेकिन ये मत भूलो काल भैरव कि तुम्हारे आदेशों की सत्ता का साम्राज्य इस घर की 4 दीवारियों के बाहर है, भीतर नहीं। रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गई। तुझे शायद मालूम नहीं कि बची हुई ऐंठन को निकालना काल भैरव अच्छी तरह से जानता है। काल भैरव, मुझे अपने गंदे हाथों से मत छुओ। एक साधारण सी लड़की राज्य के सेनापति को आदेश देती है। लगता है महाराज ने तुझे काफी छूट दे रखी है। महाराज के साथ तू अभी तक अपना मुंह काला कर रही है। काल भैरव! चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मैं पहली और आखिरी बार तुझे चेतावनी देने आया हूँ। यदि आज के बाद तूने महाराज से संबंध बनाए रखा तो मैं तुझे जीने नहीं दूंगा। तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो काल भैरव। मेरे और महाराज के बीच कोई अनैतिक संबंध नहीं है। हमारे संबंधों का कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? प्रमाण? ये है प्रमाण। खुद तुम्हारे गले में मौजूद 9 लखा हार। इस हार को पहचानती हो? ये राजकोष या तुम्हारे महाराज का नहीं है। ये हार महारानी का है, हमारे खानदान का पुश्तैनी हार, जो हमारी बहन के गले से उतरकर तुम्हारे गले तक पहुंचना ये प्रमाण है तुम्हारे और महाराज के अनैतिक संबंधों का। अब तुम देखना कि मैं इस नाटक को कैसे खत्म करता हूं। ये हार महाराज के गले का फांसी का फंदा बनेगा। फांसी का फंदा। रानी कहाँ है? मैं यहाँ हूँ महाराज। महारानी, आप अभी तक सोई नहीं? आपकी प्रतीक्षा कर रही थी महाराज। हमें दिन रात आपकी चिंता लगी रहती है। अच्छा, तो ये बात है। देखिए, हमारी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रजा का हाल जानने के लिए हमें राजधानी की परिक्रमा करनी पड़ती है। किंतु महाराज, जब आप हमारे साथ नहीं होते तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं आप किसी संकट में तो नहीं फंस गए। संकट की स्थिति में भी अब हम निश्चिंत होकर रह सकते हैं, क्योंकि विराट जैसा नगर प्रमुख अब हमारे साथ है। किंतु विराट की प्रसन्नता का ध्यान रखना भी तो आपका दायित्व है महाराज। महारानी, आप कहना क्या चाहती हैं? महाराज, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि विराट पर हुए हमले की जांच में कोई प्रगति दिखाई नहीं देती। किंतु विराट पर हुए हमले की जांच का कार्य तो स्वयं महामंत्री देख रहे हैं। जिन घटनाओं की जांच में विलंब होता है महाराज,
उन घटनाओं की जांच संदेह के घेरे में आ जाती है और संदेह का लाभ आमतौर पर अन्याय के ही पक्ष में जाता है। किंतु हमें महामंत्री से किसी पक्षपात की नहीं, बल्कि केवल न्याय की उम्मीद है। हम आपकी भावनाओं को समझते हैं महाराज, किंतु फिर भी शीघ्र ही आप महामंत्री को जांच की बैठक बुलाने का आदेश दीजिए। ठीक है, आपने कह दिया तो हम कल ही महामंत्री को जांच की बैठक बुलाने का आदेश भिजवा देते हैं। अब तो आप नहीं कहेंगे कि हमें विराट की कोई चिंता नहीं, हाँ? नहीं महाराज, आज हम शीघ्र ही तारादासी द्वारा ये समाचार विराट तक पहुंचा देते हैं। तारा, तुम? जी, महारानी जी का एक आवश्यक संदेश आप तक पहुंचाना था। महारानी जी का संदेश? हाँ, महाराज ने कल आप पर हुए हमले की जांच के लिए बैठक बुलाने के आदेश दिए हैं। आदेश का संदेश लाने के लिए आपको धन्यवाद। तो अब मैं चलूं? ठहरो तारा, महारानी तक मेरा भी संदेश पहुंचा देना। कहिए, अब आपका क्या संदेश है नगर प्रमुख? उनसे कहना कि मृत सैनिकों के संबंधियों के बयान मेरे विरुद्ध नहीं जाएंगे, किंतु महाराज का राजभवन से आधी रात को बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। सेनापति काल भैरव की सुरक्षा व्यवस्था पर विश्वास करना खतरनाक हो सकता है। महामंत्री, काल भैरव के विश्वास को तोड़ने का अर्थ आप जानते हैं। हम देख रहे हैं कि आजकल आपके निर्णय हमारे विरोध में जाने का साहस कर रहे हैं। आप शायद भूल रहे हैं सेनापति जी कि आप अपनी किसी यादल या दास से बात नहीं कर रहे। आप सुंदरगढ़ के महामंत्री नागेश्वर से संबोधित हैं। हम जानते हैं महामंत्री नागेश्वर की हम किससे बात कर रहे हैं। आपके पद और आपकी गरिमा पर काल भैरव कभी आंच नहीं आने देगा। मुझे अवसर दीजिए महामंत्री, फिर देखिए मैं आपको संकट से कैसे बचाता हूं। किंतु इस संकट की घड़ी में आप मुझे संकट में डालने का प्रयत्न क्यों कर रहे हैं? मैं और आपको संकट में डालूं, ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। फिर आपने हमसे पूछे बगैर मृत सैनिकों के संबंधियों को आज ही की सभा में उपस्थित होने का आदेश क्यों दिया? यह आदेश तो स्वयं महाराज ने दिया काल भैरव, और महाराज के आदेश को टालना हमारे हाथ में नहीं। किंतु हमारे हाथ में बहुत कुछ है महामंत्री जी। हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। किंतु मृत सैनिकों की विधवाएं हैं कहां? आप उनकी चिंता ना करें, वे जहां भी हैं सुरक्षित हैं। अब केवल यह तय करना है कि वे विधवाएं आपके समक्ष आकर हमारे पक्ष में बयान देती हैं या नहीं। दुर्जन, यहां भी कोई नहीं? विधवाएं कहां गई? बजरंगी, बजरंगी, कौन आया था यहाँ पे? विधवाएं कहां हैं? मैं पूछता हूं, विधवाएं कहां हैं? पता नहीं सरकार कौन आया था, रात के अंधेरे में आया था, हमारे साथियों को घायल करके उन औरतों को छुड़ा ले गया। अब मैं सेनापति को क्या उत्तर दूंगा? मृत सैनिकों की विधवाओं को महामंत्री के कक्ष तक पहुंचाना इतना सरल नहीं है नटवर। काल भैरव अब तक पूरी तैयारियां कर चुका होगा। काल भैरव की सारी तैयारियां धरी रह जाएंगी विराट। वैसे काल भैरव के सिपाहियों से आंख मिचौली खेलने में अब मुझे मजा आने लगा। राज पंडित के कक्ष से सभा कक्ष तक का फासला जिंदगी और मौत के फासले से कम नहीं है नटवर।
तुम चिंता मत करो विराट, निश्चित समय पर विधवाएं सभा कक्ष में उपस्थित हो जाएंगी। महामंत्री की बैठक में उन्हें पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो। तुम्हारे अतिरिक्त इस राजमहल में विश्वास करने योग्य और कौन है नटवर? कोई भी नहीं। अब तुम जाओ, हमारी भेंट अब महामंत्री के कक्ष में होगी। इसका मतलब है विधवा औरतों को लेकर महामंत्री की बैठक में विराट नहीं, नटवर पहुंचेगा। चतुरा, कोई खास खबर? चतुरा की खबर हमेशा खास ही होती है, आम नहीं होती। आप विराट की घेराबंदी कर रहे हैं ना? हाँ, विराट को महामंत्री की बैठक में जाने से रोकना है। तुम्हें हंसी सूझ रही है चतुरा? हंसी की बात पर हंसी नहीं आएगी तो और किस बात पर आएगी? हंसी की बात? ये बात तुम्हें हंसी की लग रही है? और नहीं तो क्या। आप मछली को तालाब में ढूंढ रहे हो और मछली है राज पंडित की झील में। चतुरा, पहले मत बुझाओ। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ठीक ही कह रही हूँ। औरतों को सभा कक्षा में लेकर तो नटवर को पहुंचना था। फिर ये कौन है? इधर ये उधर वो, इनके साथ भी महिलाएं और उसके साथ भी महिलाएं।
अरे अब भागते कहाँ हो? नटवर से टक्कर लेना इतना आसान नहीं है। महिलाओं के भेष में विराट के अंगरक्षक? तो फिर विधवाएं कहां गई?